Hello students, welcome to Premier Institute of Science. Now we are going to discuss about our fourth lecture which depends on surface tension on molecular theory. जो हमारा थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर के अंदर हमने जो भी बेसिक टर्म्स रिक्वायर्ड है फॉर सरफेस टेंशन उनको हमने बेसिकली पढ़ा था, हर एक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किस तरह से डेफिनेशन फॉर्म हुआ है और उसका मीनिंग क्या होता है वो सब हमने पढ़ा था। तो अब देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है और सरफेस टेंशन पढ़ने के लिए हम जो थ्योरी यूज करने वाले दैट इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब ये मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होगी, तो इस मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देना है एंड फ्रॉम दिस थ्योरी वी हैव टू एक्सप्लेन द सरफेस टेंशन क्या होता है। तो अब देखो सिंपली हम पहले एक तो वाटर टैंक निकालेंगे या तो फिर कोई भी लिक्विड टैंक होगा। अब इस लिक्विड टैंक के अंदर ये हमारा लिक्विड लेवल होगा। सो दिस इज आवर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज आवर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, क्योंकि इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, यही सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगा। यानी कि यहाँ पे ऊपर अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे होगा एयर एंड नीचे अगर कंसीडर करेंगे तो पूरा लिक्विड होगा। तो यहाँ पे एक लेयर हम कंसीडर करने वाले, तो इस लेयर को हम कहेंगे सरफेस फिल्म। यहाँ तक इस लेयर को, दैट इज लेयर फ्रॉम फ्री सरफेस टू द डाउनवर्ड इज सरफेस फिल्म। ओके, अब सरफेस फिल्म क्या होता है, तो अगर बेसिकली हमने यहाँ पे कोई एक लिक्विड का मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा उसका हाफ सेक्शन जहां तक आता है दैट इज द रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो उस रेडियस तक का जो सरफेस होता है उस लेवल तक जो भी लिक्विड होगा उसे हम कहते हैं सरफेस फिल्म। तो ये सरफेस फिल्म हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें अब इस लिक्विड के अंदर कुछ पार्टिकल्स कंसीडर करने। समझो कि हमने पहला पार्टिकल कंसीडर किया ए, इसका पोजीशन यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पार्टिकल ए, और जो हमने पार्टिकल कंसीडर किया था उसका हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया। अब देखो यह हो गया हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर पार्टिकल ए। जब हम ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे सेंटर से लेके हर डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगने वाला है। जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमने बनाया था इसके अंदर हर डायरेक्शन से फोर्स होगा। अब इसी टाइम पे क्या होगा कि इसके साइड में ये जो मॉलिक्यूल ए था इट इज वेल इनसाइड द लिक्विड, ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है। तो इसके वजह से इसके साइड में जो पार्टिकल होंगे इट इज आल्सो ऑफ लिक्विड एंड दिस साइड आल्सो ऑफ लिक्विड। तो यानी कि ये कंप्लीटली पार्टिकल ए जो था ये कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, इसलिए हर डायरेक्शन से ये अट्रैक्ट होने लगेगा। इस डायरेक्शन से कुछ मॉलिक्यूल होंगे, इस डायरेक्शन से कुछ मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस, तो हर डायरेक्शन में इसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स है ऑल दीज आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको इस साइड खींचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इसको इस साइड, ऊपर वाला अपवर्ड, नीचे वाला डाउनवर्ड इस साइड से। यानी कि ये मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इसके ऊपर मॉलिक्यूल ए के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इट इज अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस इक्वली। इसीलिए नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए दैट इज ऑल दोज मॉलिक्यूल विच आर इनसाइड द लिक्विड and whose sphere of influence is completely inside the liquid is acted by a zero force। ठीक है, तो ये था फॉर मॉलिक्यूल ए के लिए। नाउ अब हम कंसीडर करेंगे सेकंड मॉलिक्यूल। अब सेकंड मॉलिक्यूल जो होगा उसको हम कंसीडर करेंगे इन सरफेस फिल्म। ओके, इन सरफेस फिल्म। तो समझो यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया। अब जैसे मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर करूंगा इट इज इनसाइड द सरफेस फिल्म, यहाँ तक का जो लेयर है इट इज सरफेस फिल्म, इसके बीच में मुझे मॉलिक्यूल कंसीडर करना था तो मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया। अब जैसे मैं इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मॉलिक्यूल बी एंड इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे
कि मॉलिक्यूल बी के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा। जो ए के लिए कॉन्सेप्ट है वही लॉजिक मॉलिक्यूल बी के लिए हमें अप्लाई करना है। अब देखेंगे कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 आता है या कुछ अलग आता है। तो देखो मैं वही रेंज यहाँ पे निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये वाला हमारा स्पीयर मॉलिक्यूल और यहाँ पे मैं एक बड़ा सा सर्कल निकालता हूँ। सो दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर मॉलिक्यूल बी। ओके, अब इसका इतना जो पोर्शन था ये लिक्विड के अंदर नहीं है, तो इस पोर्शन के अंदर क्या होगा, एयर। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के पार्टिकल्स होंगे। अब ये यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स, बाकी के फोर्सेस जो है वो हर डायरेक्शन में ऐसे ही फोर्सेस लगने वाले हैं। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल था ये कंप्लीटली इनसाइड द फ्लूइड नहीं है, इसके कुछ पोर्शन एयर में, इसलिए यहाँ पे 2 फोर्सेस होंगे। फर्स्ट होगा कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स किसकी वजह से डेवलप होगा, तो ड्यू टू द लिक्विड मॉलिक्यूल। एंड सेकंड होगा एडेसिव फोर्स, इसलिए यहाँ पे दोनों टर्म्स आ गए। जो सबसे पहले हमने देखे थे कोहेसिव फोर्स क्या होता है एंड एडेसिव फोर्स क्या होता था, वो दोनों टर्म यहाँ पे आ गए। ये होगा ड्यू टू लिक्विड एंड एयर मॉलिक्यूल, ये होगा ड्यू टू लिक्विड एंड एयर मॉलिक्यूल, एंड पहला होगा ड्यू टू लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल। ओके, तो इस तरह से ये फोर्सेस आ जाएंगे। यहाँ पे 2 तरह के फोर्सेस होंगे। जब हमने मॉलिक्यूल ए की स्टडी की थी तो यहाँ पे जो फोर्सेस थे ऑल द फोर्सेस आर कोहेसिव फोर्स, वहाँ पे एडेसिव फोर्स था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे इसके आसपास जो भी मटेरियल था दैट इज लिक्विड, ये हर साइड से लिक्विड से ही घिरा था, इसीलिए इसके ऊपर सिर्फ कोहेसिव फोर्स था। लेकिन इस केस में जब हम मॉलिक्यूल बी के बारे में पढ़ रहे, यहाँ पे 2 तरह के फोर्सेस होंगे, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। अब यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल होंगे ये बहुत कम होंगे कंपेयर टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल का नंबर जो होगा, जो काउंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू द एयर मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो एयर होगा ये एयर इस मॉलिक्यूल को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल बी, इस साइड में भी लिक्विड है, इस साइड में भी लिक्विड है, डाउनवर्ड लिक्विड। तो ये वाला लिक्विड साइड दैट इज लेफ्ट एंड राइट बैलेंसेस ईच अदर, वाइल अपवर्ड साइड जो होगा तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल है, यानी कि इस साइड से एयर फोर्स लगाने वाला है, इस साइड से लिक्विड फोर्स लगाने वाला है। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, इसलिए नेट फोर्स जो एक्ट होगा ऑन दिस मॉलिक्यूल बी ये होगा डाउनवर्ड। तो इसलिए नेट फोर्स जो होगा ऑन मॉलिक्यूल बी इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ए के लिए कितना था, 0 था, लेकिन जो मॉलिक्यूल बी होगा, मॉलिक्यूल बी के ऊपर ये नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, तो अब हमने मॉलिक्यूल बी के लिए भी स्टडी कर लिया। अब देखेंगे मॉलिक्यूल सी। तो मॉलिक्यूल सी जो होगा उसे हम एग्जैक्टली जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसी के ऊपर हम कंसिडर करने वाले हैं। तो हमने मॉलिक्यूल सी को कंसिडर किया ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इसलिए अगर उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मॉलिक्यूल सी का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हाफ पोर्शन एयर में होगा एंड हाफ पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा। अब उसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में ड्रॉ करेंगे। दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड दिस इज मॉलिक्यूल सी। ओके, ये हो गया मॉलिक्यूल सी। अब इसका हाफ पोर्शन जो होगा यहाँ पे पूरे होंगे लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड जो ऊपर का हाफ पोर्शन है इसके अंदर प्रेजेंट होगा एयर और नीचे होगा लिक्विड। अब देखो इसी केस में फिर से वही लॉजिक होगा, ये इस डायरेक्शन में जाने वाला फोर्स इस डायरेक्शन को कैंसिल करेगा, लेकिन ये जो तीनों फोर्सेस है इनको कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनको कैंसिल करने के लिए इस डायरेक्शन में इक्वल फोर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऊपर का जो साइड है यहाँ पे एयर है, इसलिए एयर उतना फोर्स नहीं लगाएगा जितना फोर्स लिक्विड ने लगाया था। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डेंसिटी किसका ज़्यादा है। तो हमारे पास 2 लिक्विड्स है, फर्स्ट इज एयर एंड सेकंड इज 2 फ्लूइड्स है, फर्स्ट इज एयर एंड सेकंड इज लिक्विड। तो हमें पता है जो भी लिक्विड होगा इस लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू एयर, इसीलिए
यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे कंपेयर टू एयर पार्टिकल्स, इसीलिए यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा ऑन सी, जो सी मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा। अब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू पार्टिकल्स बी एंड सी। तो बी पे भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और सी पे भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होने वाला है, लेकिन अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि किस पार्टिकल, किस मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी पार्टिकल जो था, इस यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ पोर्शन बाहर था, हाफ पोर्शन जहाँ बाहर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पार्शियल पोर्शन ही एयर में के अंदर प्रेजेंट था, इसीलिए नेट डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो पार्टिकल सी के ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि जो भी पार्टिकल या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स फ्री सरफेस के ऊपर होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है, वो होगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो चेम्बर हमने बनाया था, इसका जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड था, वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ये वाला पॉइंट होगा, ये वाली लाइन। ओके, अब इस लाइन के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ पे हमें टेंडेंसी क्या मिल रही है कि जितने भी पार्टिकल्स बिटवीन दिस सरफेस फिल्म है, टॉप ऑफ द सरफेस एंड बिटवीन सरफेस फिल्म, इनके अंदर एक टेंडेंसी है टू मूव डाउनवर्ड। ये हर पार्टिकल यहाँ पे ट्राई करने वाला है कि वो नीचे चले जाए। उसी तरह से सबसे ज़्यादा नीचे चले जाने की जो कोशिश होगी वो होगी जो पार्टिकल यहाँ पे फ्री सरफेस के ऊपर होंगे वो। तो इसके वजह से क्या होगा, ये पूरा पार्टिकल डाउनवर्ड चले जाएंगे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पे जो लेयर होगा, ये लेयर डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा और इसके अंदर डेवलप हो जाएगा टेंशन। इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, टेंशन, क्योंकि ये लेयर डाउनवर्ड खींचे जा रहा है। तो इसी को कहेंगे हम बेसिकली सरफेस टेंशन। यानी कि यहाँ पे एक लेयर होगा जो डाउनवर्ड खींचा जाता है, उसके हर पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, टेंशन। और ये टेंशन कहाँ पे डेवलप हुआ, ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस, इसीलिए इसे कहेंगे सरफेस टेंशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सरफेस टेंशन क्या होता है और किस तरह से सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हुआ। तो इसके लिए आपको तीनों मॉलिक्यूल का जो स्टडी था, फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको कंसिडर करना पड़ेगा विच उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, इट शुड बी वेल इनसाइड द लिक्विड। सेकंड मॉलिक्यूल कंसिडर करोगे विद इन द सरफेस फिल्म, जिसका कुछ पोर्शन, स्फीयर का कुछ पोर्शन एयर के कांटेक्ट में होगा। एंड थर्ड पार्टिकल आपको कंसिडर करना है ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जिसके वजह से उसका जो हाफ स्फीयर होगा वो एयर के कांटेक्ट में होगा एंड रिपेनिंग हाफ पोर्शन जो होगा वो लिक्विड के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है जो ए मॉलिक्यूल ए था इसके ऊपर जीरो फोर्स, मॉलिक्यूल बी के ऊपर कुछ फोर्स एक्ट होगा लेकिन उसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, मॉलिक्यूल सी के ऊपर भी फोर्स एक्ट होगा एंड इट इज आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट the force acting on molecule C is larger than acting on molecule B। बस इतने कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली याद रखने होंगे। ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स द टॉप ऑफ द सरफेस पुल डाउनवर्ड, ये जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इनकी वजह से ये डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे डेवलप होगा टेंशन और उसी को कहेंगे हम सरफेस टेंशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो फोर्स लगा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या था, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगता है ये हमेशा टेंजेंशियल होता है। यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल होगा। समझो कि हमारे पास कोई फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है और उसके ऊपर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या तो फिर यहाँ पे कोई हम एक छोटा सा धागा रख देते हैं, दैट इज द स्ट्रिंग, और उसको हमने फ्री रख दिया, समझो इट इज पी क्यू, तो इसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगे और उनका डायरेक्शन इस तरह से होगा, वो टेंजेंशियल हो जाएंगे इस स्ट्रिंग को या तो फिर इस लाइन को। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं दे आर टेंजेंशियल फोर्सेस, और जहाँ तक लाइन होगी वहाँ तक ये फोर्सेस लगने वाले हर एक पॉइंट के ऊपर। तो हमने अगर यहाँ पे जितने पॉइंट्स किए कंसिडर किए,
हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्या लगने वाला है, फोर्स, और वो फोर्स क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स। तो ड्यू टू दिस फोर्सेस दोनों साइड से खिंचा होगा, तो यहाँ पे जो हमने धागा रखा था, जो रस्सी रखी थी, ये स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर क्या डेवलप हुआ, टेंशन डेवलप हुआ। ये स्ट्रेट हो जाएगा, इसके अंदर डेवलप हो जाएगा टेंशन। तो इसीलिए सरफेस टेंशन का डेफिनेशन अगर हम बेसिकली देखेंगे तो इसका डेफिनेशन होगा टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। टेंजेंशियल फोर्स कंसीडर करने वाले, और ये टेंजेंशियल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पर यूनिट लेंथ। इसलिए सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लेकिन कहाँ पे, पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ के लिए कितना फोर्स एक्ट होगा, जो टेंजेंशियल फोर्स होगा ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। सो फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन बिकम्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर हम यूनिट निकालेंगे तो फॉर फोर्स के लिए यूनिट हो जाएगा न्यूटन एंड लेंथ मीटर। सो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल। यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे फोर्स की तो वो फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल। एंड लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर। सो यूनिट फॉर सरफेस टेंशन न्यूटन मीटर। यहाँ से आप इसके जो डायमेंशंस थे वो डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सरफेस एनर्जी। तो अब सरफेस एनर्जी के लिए सरफेस टेंशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली देखेंगे सरफेस एनर्जी क्या होता है। बेसिकली सरफेस टेंशन में हमने 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। द फर्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज मॉलिक्यूल ए whose sphere of influence is completely inside the liquid. अब second molecule B whose sphere of influence is partially outside the liquid, and molecule C whose sphere of influence is half inside the liquid and half outside the liquid. तो अब हमने यहाँ पे बेसिक देखा कि स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पोजीशन क्या क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, जो मॉलिक्यूल ए था इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स एक्ट होने वाला है। तो कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए, बी एंड सी, तीनों मॉलिक्यूल के ऊपर कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, लेकिन एज मॉलिक्यूल ए इज कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड, द कोहेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए इज हायर देन बी एंड सी। अगर हम कोहेसिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है, ए, बी एंड सी। तो कोहेसिव फोर्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल ए के ऊपर हाईएस्ट कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि ये हर साइड से अट्रैक्ट होने वाला है। उसी टाइम अगर हम बात करेंगे बी, तो बी का इतना जो पोर्शन होगा, सिर्फ इतने पोर्शन पे ही कोहेसिव फोर्स एक्ट होने वाला है, और ये वाला जो पोर्शन होगा ऊपर का, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स होगा। इसलिए जो बी होगा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो मॉडरेट होगा, यानी कि मिडल में ये होगा। उसी टाइम अगर हम मॉलिक्यूल सी के बारे में बात करेंगे तो सी का सिर्फ आधा ही पोर्शन लिक्विड के अंदर है और आधा बाहर, इसलिए सी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सबसे स्मॉल होगा। अगर हम कोहेसिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो एक के ऊपर हाईएस्ट कोहेसिव फोर्स लगेगा, बी के ऊपर मॉडरेट, एंड सबसे कम कहाँ पे लगने वाला, तो वो सी पे। अब देखेंगे नेट फोर्स। नेट फोर्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोहेसिव फोर्सेस के बारे में, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोहेसिव फोर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे नेट फोर्स। तो मॉलिक्यूल ए के ऊपर नेट फोर्स जो होगा वो होगा 0, क्योंकि ये हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट होने वाला है, इसलिए इसके अंदर किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होने वाला, इसलिए नेट फोर्स होगा 0। बी के ऊपर नेट फोर्स होगा वो मॉडरेट होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड, इसके ऊपर फोर्स लगेगा लेकिन ये फोर्स भी होगा डाउनवर्ड, और ये इसके पास कुछ वैल्यू होगी। ए के पास तो फोर्स होगा ही नहीं, यहाँ पे फोर्स 0 होगा, बी के पास फोर्स होगा। वही अगर हम बात करेंगे सी, तो सी के पास भी फोर्स होगा, वो लार्ज फोर्स होगा, ओके, एंड इसका डायरेक्शन भी होगा डाउनवर्ड। तो बेसिकली हमने 2 फोर्सेस के बारे में देखा, यहाँ पे फर्स्ट नेट फोर्स, और यहाँ पे जो बात कर रहे थे दीज आर रिलेटेड टू द कोहेसिव फोर्सेस। तो ये बेसिक टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो अब देखो कि समझो हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो था, ए मॉलिक्यूल,
इसको हमें इस पोजीशन से लेकर इस टॉप मोस्ट पोजीशन तक लेके जाना है। वी हैव टू मूव मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस पोजीशन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जब हम इस मॉलिक्यूल को मूव करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमारे पास एनर्जी चाहिए। एंड एज मॉलिक्यूल इज मूविंग वी रिक्वायर्ड वर्क। जैसे ही मॉलिक्यूल को हम मूव करेंगे तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी चाहिए, वर्क चाहिए। तो अब देखो, जो मॉलिक्यूल नीचे होगा इसको जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर क्या डेवलप होने वाला है, डाउनवर्ड फोर्स। और सबसे ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स किसके ऊपर है, मॉलिक्यूल सी के ऊपर। इसके पास सबसे ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स है। यानी कि आप किसी को अगर इस पोजीशन तक लेके जाना चाहते हो, अप टू दिस पोजीशन, तो इस पोजीशन तक लेके जाने के लिए आपके पास ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर उससे नीचे इसे रखते हो, यहाँ पे रखते हो, तो उसके लिए कम एनर्जी लगेगा। लेकिन किसी भी पार्टिकल को, मॉलिक्यूल को जो लिक्विड के अंदर है, वहां से उठा के उसे अगर हमें फ्री सरफेस तक लेके जाना है तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। यानी कि जो भी पार्टिकल्स, ये पॉइंट ध्यान से सुनो, जो भी पार्टिकल्स इस फ्री सरफेस के ऊपर होंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी है कंपेयर टू द पार्टिकल विच आर वेल इनसाइड द लिक्विड। यानी कि अगर हम बात करेंगे जो पार्टिकल्स टॉप ऑफ द सरफेस है उनके पास क्या होगा, ज्यादा एनर्जी होगा कंपेयर टू द पार्टिकल्स जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स होंगे या तो फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके पास एनर्जी क्या होने वाला है, कम। तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है। तो जो पार्टिकल टॉप में बैठे हैं इनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। यहाँ पे इनके पास क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही कहते हैं सरफेस एनर्जी। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही क्या कहने वाले हम, सरफेस एनर्जी। तो ये बेसिक था कि सरफेस एनर्जी क्या होता है। लेकिन हर सिस्टम में क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे जो सरफेस एनर्जी ज्यादा है ये किस फॉर्म में होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो जो पार्टिकल टॉप में होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो पार्टिकल लिक्विड के अंदर होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। लेकिन लिक्विड क्या करता है, लिक्विड के हर पार्टिकल कोशिश करते हैं कि उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो। अगर किसी को अपने पोटेंशियल एनर्जी कम करना होगा तो वो पार्टिकल क्या करेगा, वो नीचे आने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से लिक्विड का जो शेप होता है वो शेप रिड्यूस होता है। यानी कि अगर लिक्विड खुद का एरिया कम करता है, यानी कि वो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम करता है। अगर उसने पोटेंशियल एनर्जी को कम किया तो वो डाउनवर्ड आ जाएगा। जैसे वो डाउनवर्ड आ जाएगा तो यहाँ पे जो लिक्विड का एरिया होगा वो एरिया रिड्यूस हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि किसी भी लिक्विड का एरिया जो होता है वो हमेशा रिड्यूस एरिया होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड ट्राइज टू रिड्यूस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ लिक्विड ही नहीं, हर सिस्टम ट्राई करता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, जो पार्टिकल टॉप ऑफ द सरफेस होगा यानी कि ऑन द फ्री सरफेस होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू द पार्टिकल विच आर वेल इनसाइड द लिक्विड। तो इसके वजह से इनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहने वाले सरफेस एनर्जी। अगर इस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम कम करेंगे तो पार्टिकल्स नीचे आएंगे। जैसे पार्टिकल नीचे आएंगे उनका एरिया कम हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, टू रिड्यूस इट्स ओन एरिया, so that's why its volume also decreases. So this is the surface energy. तो बेसिकली हमने सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इनके जो कॉन्सेप्ट थे उनको हमने पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, उसके बारे में हम देखेंगे नाउ। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। जो सरफेस एनर्जी होता है इसका इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका रिलेशन सरफेस टेंशन के साथ हमें इक्विवेलेंटली पुट करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि इनका रिलेशन किस तरह से होता है। तो इसके लिए हमें एक बेसिक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हम क्या करने वाले, हम एक फ्रेम लेने वाले, रेक्टेंगुलर फ्रेम। समझो हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है PQRS, इस तरह से वी हैव रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS। तो इसमें से जो QR साइड है, यहाँ पे जो QR है, इट इज अ मूवेबल।
तो इस फ्रेम में ये क्यू आर मूव हो सकता है आगे पीछे टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे एक सिंपली क्यू आर इज अ वायर, यहाँ पे जो फ्रेम है इस फ्रेम में क्यू आर जो है इसका काम होगा यहाँ पे ये मूव हो सकता है, इट एक्ट एज अ वायर। तो अब हम इस फ्रेम को क्या करने वाले, इस फ्रेम को हम जो सोप सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम इसको डिप कर लेंगे, एक बार डुबो देंगे इनसाइड अ सोप सॉल्यूशन। जैसे ही आप इस फ्रेम को सोप सॉल्यूशन के अंदर डुबा के फिर ऊपर निकालते हो तो हमें ये दिखाई देगा कि ये जो क्यू आर है ये क्यू आर मूव हो जाएगा टूवर्ड्स द साइड पी एस, दिस क्यू आर विल मूव टूवर्ड्स द साइड पी एस। लेकिन बाकी यही फोर्स जो इनवर्ड फोर्स है यही फोर्स हर साइड के ऊपर लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट सिर्फ क्यू आर का ही होगा। क्यों? क्योंकि ऑल द अदर 3 साइड्स आर फिक्स, इसलिए सिर्फ क्यू आर का ही मूवमेंट होगा एंड दिस क्यू आर स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पी एस। अब यहाँ पे ये क्यू आर क्यों मूव हुआ, इट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी क्या है, टू रिड्यूस द एरिया। तो एरिया कम करने के लिए ये जो क्यू आर है ये क्यू आर साइड मूव होने लगेगा टूवर्ड्स द पी एस, because all the remaining 3 sides are fixed. So this is the reason why Q are moving towards the PS. तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है it is a tangential force. यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये होगा tangential force. अब ये tangential force कितना होगा इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। अब बेसिकली देखो जो फ्रेम है जब भी हम इसको सोप सॉल्यूशन के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ऊपर पी क्यू आर एस पे एक लेयर बनेगा सोप सॉल्यूशन का लेयर। सिमिलरली ऐसा ही लेयर एक बैक साइड से बनने वाला है क्योंकि समझो ये वायर था तो सामने से एक लेयर बनेगा एंड पीछे से एक लेयर बनेगा, तो ऐसे 2 लेयर्स बनने वाले जब आप इस पी क्यू आर एस फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डुबो देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे क्यू आर जो होगा इसे हम लेंथ कंसिडर करेंगे, इट इज द लेंथ ऑफ फ्रेम। ओके, सो फोर्स अपॉन लेंथ, लेकिन ऊपर का साइड का एक लेंथ और पीछे की साइड की एक लेंथ, ऐसे 2 लेंथ हो जाएंगे इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा 2L। सो देयरफॉर सरफेस टेंशन में जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इंटू 2L, सॉरी टेंशन इंटू 2L। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल फोर्स due to the surface tension T and length. So F equals to T into 2L. अब यहाँ पे surface tension जो था इसके बारे में हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब देखो हमने कहा था कि इनिशियली ये क्यू आर मूव हो रहा है टूवर्ड्स द पी एस। अब हम क्या कंसिडर करेंगे कि वी आर मूविंग दिस क्यू आर टूवर्ड्स द राइट साइड। अब हम इस क्यू आर को राइट साइड में मूव करेंगे और उसके लिए हम खुद अपना एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने वाले। यहाँ पे जो F था इट इज इंटरनल फोर्स। अब इसके अगेंस्ट एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हम एक इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे F डैश। ओके, लेकिन कंडीशन क्या होगा, जो F होगा उतना ही क्या अप्लाई करने वाले, F डैश अप्लाई करने वाले। और समझो F डैश को अप्लाई करने के बाद हमारे इस क्यू आर में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ dx। सो इनिशियल पोजिशन यहाँ पे था तो हम नए पोजिशन पे आ गए Q डैश R डैश, तो हमारा नया पोजीशन होगा Q डैश R डैश। और जब हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे तो समझो इस पोजीशन पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल से लेके यहाँ तक वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे dx। सो व्हाट इज dx? dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म बाय वायर QR टूवर्ड्स द राइट साइड। तो राइट साइड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज द dx। ओके, तो हमारे इसमें वायर ने डिस्प्लेसमेंट किया, तो अगर वायर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होगा। ओके, सो वी हैव फॉर्मूला फॉर वर्क और यहाँ पे जो वर्क होगा इट इज स्मॉल वर्क। सो DW इक्वल्स टू जो हमने फोर्स अप्लाई किया था दैट इज द F डैश। सो F डैश इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो डिस्प्लेसमेंट इज dx। सो वर्क इक्वल्स टू F डैश इंटू dx। लेकिन F डैश ही क्या था F, और F का वैल्यू कितना है T इंटू 2L। सो यहाँ पे लिखेंगे F इंटू dx इक्वल्स टू F का वैल्यू टेंशन T इंटू 2L इंटू dx। ओके, तो देखो यहाँ पे 2L इंटू dx, 2L इंटू dx क्या हो रहा है, तो जो ऊपर का पूरा एरिया है वो एरिया एंड पीछे का जो एरिया है वो एरिया, तो यहाँ पे पूरा एरिया यहाँ पे ये काउंट हो रहा है 2L इंटू dx। तो इसे सिंपली लिख सकते हैं T इंटू dA।
तो यहाँ पे जो वर्क डन था, वर्क डन स्टोर्ड कहाँ पे हुआ, वर्क डन इज स्टोर्ड इन एरिया। जो भी एरिया यहाँ पे निकाला हम डीए, तो ये पूरा वर्क इस डीए के एरिया में स्टोर्ड हुआ। अब यहाँ पे जो वर्क था, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसे ही क्या कहेंगे हम, सरफेस एनर्जी। जो डी डब्ल्यू था इसे ही कहेंगे सरफेस एनर्जी। इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू टी इंटू डी ए, टी इंटू डी ए। तो यहाँ से हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। सरफेस टेंशन टी इक्वल्स टू, सरफेस टेंशन टी इक्वल्स टू surface energy divided by area. So this is again a definition or new formula for surface tension. अब देखो यहाँ पे surface tension है, surface energy है, तो this is the relation between surface tension and surface energy. So surface tension is the surface energy per unit area. सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब आप यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हो। एनर्जी का यूनिट आपको पता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। सो मीटर एंड मीटर गेट कैंसल, सो फाइनल यूनिट बिकम्स न्यूटन पर मीटर। और यहाँ से जो हमने यूनिट लाया था वो भी था न्यूटन पर मीटर, तो वो टैली हो रहा है, इसलिए सरफेस टेंशन इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी।